नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। एक बार फिर से कश्मीर घाटी एक एक करके हो रही टारगेट किलिंग से दहल रही है। बस 2 दिन पहले ही यहां पर एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी शोपियां में ही, और आज फिर एक बार शोपियां में इसी की चर्चा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी है। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। दोनों मजदूरों की पहचान कन्नौज जिले के राम सागर और मोनिश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि मामले में लश्कर-ए-तैयबा के हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वो अपने घरों में सो रहे थे। तो सोचिए, ये सीधे सीधे निशाना लगाकर हत्या करने की प्रक्रिया है। जब ये मजदूर अपने घरों में सो रहे थे उस वक्त जाकर इनको निशाना बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके, उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं जिसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंचकर दोनों मजदूरों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। 3 दिन पहले ही ये जो घटना हुई है, इससे सिर्फ 3 दिन पहले ही यानी कि 15 अक्टूबर को शनिवार को ही शोपियां जिले में ही आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनका नाम पूरन किशन भट्ट है और जिनको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके ऊपर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं और अब एक बार फिर से शोपियां में ही 2 हत्याएं हुई हैं। इस बार ये दोनों लोग जिनकी हत्या की गई वो प्रवासी मजदूर थे। पहले भी प्रवासी मजदूरों पर बाहर से आकर काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है और इसके पहले पूरन कृष्ण भट्ट को भी शोपियां में ही मारा गया। सेब के बागीचे में मारा गया था इन्हें, और इसे लेकर लगातार वहां पर एक विरोध प्रदर्शन तो चल रहा है। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आखिर कब तक ये होता रहेगा। सुनते हैं पहले कि पुलिस का इस पर क्या कहना है। पुलिस का कहना यह है कि मजदूर जो मारे गए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और बहुत सारे सबूत मिले हैं इस बारे में। तिरपाल हटा के सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए, और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया है हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है, और हम लोग कॉर्डन सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं। इसे लेकर आज काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है। लगातार धरना पे लोग बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए। जम्मू में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कंटिन्यू धरना दे रहे हैं और दिन प्रतिदिन मतलब कि कश्मीर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ सूरत हालात ठीक नहीं है। उस वजह से हम वहाँ पे कैसे नौकरी कर सकते हैं जब सिविल किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, मुलाजिमों की हो रही है, ना लोकल्स की हो रही है। तो यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, बार बार 140 दिनों से करते आ रहे हैं। एलजी साहब से हमने यही गुहार लाई है कि हमें जम्मू से कश्मीर से जम्मू को ट्रांसफर किया जाए। हम विगत 140 दिनों से यहाँ पर धरना कर रहे हैं और यही गुहार ला रहे हैं कि जान जो है हमारी बचाई जाए। मगर एलजी साहब हो चाहे डिबकम हो, वो लगातार ऑर्डर निकाल रहे हैं कि हम ड्यूटी रिज्यूम की जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है या हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए, बस। हम तो 140 दिनों से यही बात कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। टारगेट किलिंग का सिलसिला वहाँ 1 साल से शुरू है और 1 साल से हम कहते ही आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कह देती हूँ, हिंदू राष्ट्र के, राम राज्य के, हिंदुत्व के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से। क्या ये है हिंदू राष्ट्र? क्या ये है हिंदुत्व? तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर हिंदू जो सुरक्षित नहीं है तो किस तरह के हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि ये हाल की घटना नहीं है। 140 दिनों से यही सवाल हम उठा रहे हैं। टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसके ऊपर कुछ विवाद हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होता या फिर पाकिस्तान से बातचीत नहीं होती। उनके बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है।
शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो मंजर जब घरों से निकलना कश्मीर में मुश्किल होता था उसको भूल गए हैं। शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी। हाँ, छुपकर पीठ पर रात के अंधेरे में आतंकवादी कहीं कहीं कश्मीरी पंडित हो या अन्य राज्यों से आए हुए हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है कि जिस तरीके से उनका सफाया हो रहा है, वो सीधा जंग भारतीय सेना और हमारी पुलिस से आतंकवादी लड़ नहीं सकते, इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढकर निशाना बनाते हैं। ये दौर भी खत्म हो जाएगा। मनीष कुमार और राम सागर जो बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है। और इस प्रकार से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लीडर्स जो कश्मीर में बैठे हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके आधार पर भी इस चीज़ को अंजाम में लाया जाता है। ये गलत है। ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें, पाकिस्तान की वकालत करना बंद करें। इस घटना पे आपने देखा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसके ऊपर भी सियासत हो ही रही है, तो इन हत्याओं पे भी सियासत है। इस घटना पर प्रियंका गांधी ने भी वैसे ट्वीट किया है और लिखा है कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा उत्तर प्रदेश के मजदूरों और एक और कश्मीरी पंडित भाई की हत्या की घटना निंदनीय है। आतंकी लगातार हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास एक्शन के नाम पर केवल खोखले बयान हैं। आम जनता व प्रवासी मजदूरों की रक्षा को लेकर ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? जो बयान आ रहे हैं राजनीतिक और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं या अब तक क्या हुआ है, इन सब पर बात करेंगे हम रणबीर सिंह पठानिया से। प्रवक्ता है बीजेपी के, संजय टिक्कू कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति और फिरदौस टाग नेता पीडीपी। सबसे पहले रणबीर सिंह पठानिया, हमने कविंद्र गुप्ता को सुना और रविंद्र रैना को सुना। कविंद्र जी भी कह रहे हैं कि जो बातें यहाँ के नेता करते हैं उसका भी एक तरह से ये उसकी एक तरह से प्रतिक्रिया है। क्या इसको इस पर डाला जा सकता है? 140 दिन से महिलाएं कह रही हैं, वहां बैठे हुए सवाल उठा रहे हैं। टारगेट किलिंग का सिलसिला नया नहीं है। रोकने के लिए या सुरक्षा, जब वहां पर मौजूदगी है इतनी मजबूती से केंद्र सरकार की, इतनी मौजूदगी है सेना की, फिर भी अब घरों में घुसकर सोते हुए लोगों की हत्याएं, इसका क्या कोई एक्सक्यूज हो सकता है कि ये नेता बयान दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? नगमा जी, अगर ओवरऑल जिसे कहते हैं कश्मीर का एक सर्वेक्षण करें तो पिछले चंद वर्षों में एक कंसिडरेबल लेवल पे, चाहे वो मिलिटेंट्स का टोटल नंबर हो, चाहे वो ऑपरेशंस को थोड़ी से थोड़े बिल्कुल लीस्ट कोलेटरल डैमेज के साथ करने की बात हो, या ओवरऑल कश्मीर में रुके हुए विकास की, सड़क की बात, टूरिज्म इन्फ्लक्स की बात करें, तो सिक्योरिटी सिनेरियो में सुधार है, एक्सेप्ट छोड़ के टारगेटेड किलिंग, जिसमें आपका सवाल होगा, मैं पहले पूछूंगी, इनमें जंप आया है। ये एक नई किस्म का एक हाइब्रिड, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि एक परीक्षा की घड़ी, एक अग्नि परीक्षा है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और कहीं ना कहीं माना जाए कि चूक भी थोड़ी सी, चूक नहीं तो छोटा किसे कहते हैं चूक, ये इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले, चाहे वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं, वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी जान व माल की सुरक्षा व उसकी देखभाल करना सरकार की, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की और एजेंसीज का एक जिसे कहते हैं परम कर्तव्य है। उनको वचनबद्ध भी रहना चाहिए और उनको कटिबद्ध भी रहना चाहिए। लेकिन ये जो बात, जिस बात पे प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट है कि पाकिस्तान के विरुद्ध या पाकिस्तान के साथ अगर कोई एक आध और मुल्क नाम भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर या चीन इस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियों को अगर सपोर्ट करता है, तो हम सबको कम से कम एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे रहना चाहिए, ना कि इस पे छोटे छोटे जिसे कहते हैं राजनीतिक पॉइंट स्कोर कर रहे, एक दूसरे पे तंग कसना, व्यंग कसना, इन सबसे दूर हटके हम सबको पाकिस्तान के साथ विरुद्ध आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा इकट्ठा हमें लगाना चाहिए। अब जिस नारे की बात फारूक, देखें, ये एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व केंद्र में मंत्री, कई बार उनके पिताजी मंत्री, फिर उनके बेटे मंत्री, किस बात की जस्टिस, अरे कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आप जम्मू कश्मीर में देखें, एक कहीं ना कहीं
एक यूनानिमिटी, एक कहीं ना कहीं एकाग्रता थी। मैं 1 मिनट आपका लूंगा। जवाहरलाल नेहरू संसद में बोले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले कि धारा 370 एक छोटा सा जिसे कहते हैं टेम्पररी प्रोविजन है। मोरारजी देसाई बोले कि इसका जाना जरूरी है। नरसिम्हा राव बोले कि गिस्ती गिस्ती खुद चले जाएगी। आखिरकार अब धरतीपुत्र नरेंद्र मोदी जी ने एक दम रखा है और आखिरकार इसको किया है। कौन देश टॉलरेट करेगा? देश के बीच वो बात में आपकी सही है, पर सवाल ये उठता है कि 370 नहीं, वो बात आपकी सही है, पर सवाल तो यही पूछेंगे वो लोग जिनके परिजन मारे जा रहे हैं, जिनके अपने मारे जा रहे हैं, कि 370 के बाद हालात उनके लिए किस तरह से सुधरे। संजय टिकू जी। हाँ, जैसे कि पठानिया साहब कह रहे हैं कि 370 उठने के बाद बहुत सारे हालात ठीक हुए, पत्थरबाजी नहीं हुई। कहीं ना कहीं पे कि क्योंकि हम कश्मीर में ही रह रहे हैं, कभी पलायन नहीं किया है, जितनी भी टेररिज्म थी यहाँ पे हमने उसका ग्राफ भी देखा और आज भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पे ना वो कैसल्स बना लेते हैं हवा में कि सब कुछ ठीक है कश्मीर में। अब कुछ ठीक है, मैं एक दो मिसालें दूंगा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही है, तो नेशनल हाईवे को एक साइड से बंद क्यों किया जाता है अगर हालात ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, सॉरी टिकू जी, हालात बेहतर हैं, ठीक नहीं की बात नहीं कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हालात बेहतर है, मेरा कहने का मकसद है पहले से बेहतर, इंप्रूव हुए हैं, ठीक नहीं है ये मैं कह रहा। हम सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना है इसके लिए, ये मेरा कहना है। लड़ना तो ठीक है। जम्मू नहीं, जम्मू में बात करने से, दिल्ली में बात करने से यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे। हाँ। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हुए। मैं आपको 2019 में जब ये 370 उठा, तो आप मुझे बताइए 4 महीने गवर्नमेंट ने क्यों लगा दिया ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज? जी, उन्होंने जी। क्यों 4 महीने यहाँ पे ये कर्फ्यू लगा दिया? और तो ये भी मैं संजय टिकू जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि 370 के बाद आपने क्या बदलाव, क्योंकि इसलिए मैं बात पूछ रही हूं क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है एक तरह से एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है 370 हटाने का, पर आप उसमें सुरक्षा में, बाकी हालात में सुधार देखते हैं? आप लोगों के लिए चीजें कैसे बेहतर हुई? कश्मीरी पंडित या जो हिंदू हैं वहां पे, या जो बाहर से लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी कुछ मांगे रही, क्या वो मांगी गई हैं? सुरक्षा मिलती है? गृह मंत्री वहां पर गए थे, लोग मिलना चाहते थे, गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। बहुत लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आप लोग इस समय क्या चाहते हैं? क्या हुआ है? सुधार हुआ है कुछ, या आपको लगता है कल परसों जो मारे गए, उनकी बहन कह रही थी कि हम तो अपील ये करते हैं कि सारे लोग घाटी छोड़कर चले जाएं, यहां सुरक्षित नहीं है रहना? आपकी बात सही है कि 2019 के बाद जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है कश्मीर में, क्योंकि लोग किसके पास जाएंगे? यहाँ के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, पहले तो उन्होंने सारे ऑफिसर्स बाहर से लाए, उनको कश्मीर का कुछ पता नहीं है। उनका जो नब्ज होता है एक आम इंसान का, जो कश्मीरी या किसी भी जगह पे हो जी, वो उनको पता नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हालात दिखाने के लिए ये 15 अगस्त दिखाते हैं, लाल चौक में कुछ लोग निकलते हैं, या परसों टारगेट किलिंग पे पूरे कश्मीर में कई जगह 5 आदमी निकले, कई जगह 10 आदमी निकले, कई जगह 20 आदमी निकले। उसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए ये हाइब्रिड मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं? इन्होंने 1.5 साल जो यहां पे इनको लग रहा था कि बीजेपी को कि 370 हमने हटा दिया, 35A हटा दिया तो मिलिटेंसी खत्म होगी, लेकिन 1.5 साल जो एक गैप मिली, उस गैप में इन्होंने क्या किया? जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की। तो स्ट्रेटजी के कारण 5 अक्टूबर को जो पहली किलिंग होती है बिंद्रू साहब, वो उस वजह से हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 2003 में नादिग मरक हुआ था, कश्मीरी पंडित जहां पे नरसंहार हुआ था, कम से कम 25 कश्मीरी पंडित मारे गए थे जी। 2003 से लेके 2021 5 अक्टूबर तक कोई कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया। खाली 2020 में बीजेपी के 2 सरपंच मारे गए, लेकिन उसके साथ साथ और भी सरपंच मारे गए, जिसको हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल किलिंग्स है।
ठीक है, लेकिन जो ये दावे करते हैं कि सिक्योरिटी सेटअप बहुत जबरदस्त है, अगर सिक्योरिटी सेटअप इतना जबरदस्त है, हम शुपियन की ही बात करेंगे। मैं गया था वहां पे क्योंकि मैं जाता रहता हूं वहां पे। आप मुझे बताए तो ये जो कल 12 बजे जो ये इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ? इंटेल वाले कहाँ थे? वहां पे आरआर है, वहां पे पुलिस है, आपका कहना है जी बिल्कुल संजय टिक्कू, आपका कहना है कि हालात बेहतर नहीं हुए हैं, सुरक्षा और बीच में इतना लंबा जो एक गैप हुआ है उसकी वजह से भी अभी मिलिटेंसी या जो टारगेटेड किलिंग है उसमें बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिरदौस टाक, कहा बीजेपी कहती रही है कि ये पाकिस्तान की वजह से मिलिटेंसी है, सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, यहां पर ये जो हो रहा है क्योंकि तरक्की हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास का काम होगा, तो ये एक तरह से रास्ते में इस तरह की अड़चनें आ रही हैं और छोटी छोटी राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। फिरदौस टाक, देखिए, जिस तरक्की और खुशहाली की बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से ढिंढोरा पीट के कर रही है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप बताइए कि राहुल भट्ट की वाइफ को अपने पति खोने के बाद जिस तरह से उनको जम्मू शिफ्ट होना पड़ा, आज अगर उन्हें आप महल भी बना के देते हैं तो बताइए वो उस महल का करेंगी क्या? हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मसला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, ये सिर्फ 2019 से नहीं बल्कि तब से जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मकासद, अपने अज़ाइम के लिए जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ न सिर्फ सपोर्ट वापस किया बल्कि राजभवन का इस्तेमाल करके यहाँ पे डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने नहीं दी, तब से जो आज तक ये चला आ रहा है। सही कहा टिप्पू साहब ने कि जिस तरह से ये थिएट्रिक्स चल रहा है, पीस थिएट्रिक्स, यहाँ पे हालात ठीक हैं, कभी टूरिस्ट के फिगर्स बताए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखिए इतने टूरिस्ट आए तो यहाँ तो हालात ठीक है, कभी ये बताया जाता है कि यहाँ की दुबई से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ तो हालात ठीक हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो कश्मीर में, चाहे वो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या जो तकरीबन 8 से 10 लाख जो बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी पेशा हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, ये सॉफ्ट टारगेट्स बन रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी इस बात की शर्म नहीं है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जो इनकी बेसिक पॉलिसी है आपको समझना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन मेड अ पुलिस स्टेट। आज इनका जो यहाँ पे पॉलिसी है वो ये है कि बाय देयर बॉल्स एंड देयर माइंड्स एंड हार्ट्स विल फॉलो, जबकि जो एलिनेशन है यूथ में, जो बेसिक राजनीतिक मसला है वो इतना बढ़ता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कभी इन्होंने कहा 370 खत्म करने से हालात ठीक होंगे, अभी इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में 1947 से 2019 तक यहाँ पे सिर्फ पीस का ड्रामा किया जा रहा था और असल में पीस जो है 2019 के बाद हमने एस्टेब्लिश, तो इनके लिए पीस नेशनल, ये कश्मीर को गुजरात, यूपी, हिमाचल में बेच रहे हैं और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग हैं उनको टारगेट बना रहे हैं, उनकी किलिंग्स करवा रहे हैं। और मुझे इसके कहने में न डर है न शर्म है कि जो भी किलिंग जब कश्मीर में होती है, पर्टिकुलरली किलिंग ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्सन, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है। जितना खून हिंदुओं का कश्मीर में बहेगा उतने वोट भारतीय जनता पार्टी बाकी की स्टेट्स में हासिल करेगी। इनका सिंपल फार्मूला है, ये ना मुसलमानों के साथ क्या फार्मूला है जिसकी बात कर रहे हैं रणबीर सिंह पठानिया, ये क्या फार्मूला है जिसकी बात कर रहे हैं फिरदौस टाक? और जो जिस तरह की किलिंग्स वहां पर हो रही है, इससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों हो रहा है ये और क्यों नहीं रुक रही है? देखिए नगमा जी, कश्मीर ने आज तक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट देखा नहीं। हमारे भाई फिरदौस साहब जिस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने आज तक पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन की बात करी। इन्होंने जम्मू को खिता बनाम खिता, क्षेत्र बनाम क्षेत्र, तबका बनाम तबका आज तक बांध के रखा है। जम्मू एंड कश्मीर अब विकास की राजनीति में आहिस्ता आहिस्ता आने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है अक्रॉस दी बॉर्डर टेररिस्ट कैंप्स में,
और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, जिन लोगों के फ्रस्ट्रेशन है, पर जिन लोगों को इससे फायदा पहुंचना था 370 के हटाए जाने से, जिनको नौकरियां दी गई थी, उनकी जाने जा रही हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन की बलि चढ़ते रहेंगे वो लोग। ये लोग सवाल उठाते हैं। नगमा जी, मैंने पहले ही कहा लोगों की जान माल की रक्षा और सुरक्षा करना सुरक्षा एजेंसी सरकार का और स्टेट ऑपरेटर्स का प्रथम जिसे कहते हैं। तो ये सरकार की, ये केंद्र सरकार की वहां पर एलजी है, तो वो नाकामी है क्योंकि ये रुक नहीं रही है। सिलसिलेवार आप देखिए, सैटरडे को हुआ, अब ये फिर कल रात को होता है। सोते हुए लोगों को मारा जा रहा है, यानी चुन चुन के गिने जा रहे हैं लोग कि कौन बाहर से आए, कौन कश्मीरी हिंदू हैं, कौन पंडित हैं, और उन पे हमला होता है। तो अब तो काफी वक्त गुजरा जब केंद्र सरकार या सरकार प्रशासन वहां जागे कि ये हो रहा है। देखें, ऐसा नहीं है कि देखिए सरकार इसमें बिल्कुल सेंसिटिव है, संवेदनशील है और इस दिशा में कारगर कदम नहीं। फिर कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हम गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे जब उनका दौरा हुआ, तो वो मिले तक नहीं। तो सेंसिटिव है, तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है सर। वो धरने पे बैठे हैं बहुत लंबे समय से वहां। मैं 1 मिनट लूंगा। गृह मंत्री का जो कामयाब दौरा और एक हिस्टोरिक जिसे कहते हैं रैली राजौरी में और बारामूला में, ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा फ्रस्ट्रेशन उन कैंप्स में। जहां तक कश्मीरी पंडित भाइयों की बात है, एक कश्मीरी पंडित भाई और एक जम्मू के रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज जो हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट या आरबीआई या जिसे कहते हैं एसटी कैटेगरी के लोग जो कश्मीर डिवीजन में काम कर रहे हैं, ये दोनों एक खतरे की घंटी इनके ऊपर है। इनका सम्मान और इनको सुरक्षा सरकार की। आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल दौरा हुआ इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं ये किलिंग, पर उसके पहले भी किलिंग हो रही थी। This is one of the reasons. This is one of the reasons. फिरदौस डाक, ठीक है, हमारे पास इतना वक्त है, पर फिरदौस डाक में आपका रिप्लाई, आपका जवाब इसके ऊपर चाहूंगी। आपको क्या लगता है संक्षेप में, क्या वजह है, क्यों लगातार निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत होनहार और काबिल लीडर्स मौजूद हैं, खासकर मैं पठानिया साहब जैसे युवा नेताओं की बात करूंगा, लेकिन ये भी शायद दिल्ली की लीडरशिप और गुजरात और नागपुर की लीडरशिप के सामने बेबस नजर आते हैं। ये भी उन लोगों को कन्विंस करने में नाकाम, या तो ये करना ही नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, कश्मीरी पंडित को सही कहा टिक्कू साहब ने कि 2003 में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कभी भी कश्मीरी पंडित को टारगेट नहीं किया गया। एंड कश्मीरी पंडित्स हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर सोसाइटी, डिस्पाइट द फैक्ट वहां से एग्जॉडस हुआ। वो जम्मू में भी रहते हैं, लेकिन वो जो रिश्ते हैं वो कभी खराब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कश्मीरी पंडित को गुजरात में भी बेचा, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी बेचा, यूपी इलेक्शन में भी बेचा और उनको वल्नरेबल बनाया कि उन पर अटैक हो। तो आप देखिए, जितने कश्मीरी पंडित मारे जाएंगे उतना ये बाहर जाके ये प्रोपागेंडा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आप इस टारगेट किलिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत देख रहे हैं कि चूंकि ये सियासत, आप इस टारगेटेड किलिंग के पीछे सियासत देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हाथ सियासत का है और केंद्र सरकार की नाकामी है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर किस तरह सुरक्षा मिलेगी घाटी में रह रहे इन लोगों को, और साथ साथ उन अप्रवासी लोगों को, उन मजदूरों को, वो वो वहां पे पहुंच रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं, कश्मीर को विकसित करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे होगा विकास? बहुत धन्यवाद आप लोगों का शामिल होने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और उसके बाद दिल्ली के मेहरौली की खबर, जहां से ये खबर आई है कि बदमाशों ने 2 अगवा बच्चों की हत्या की और फिर मेहरौली की जंगलों में मिली लाश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई बिल्कुल सही फैसला है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ नियमों के मुताबिक हुआ, इसमें गलत क्या है और इसमें अकेले सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उन्हें जब छोड़ा गया उसके बाद इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है
और इसके ऊपर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। बलात्कार के आरोपी हैं ये तमाम लोग जिन्हें अब छोड़ा गया है। और ये जब आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा था और इस बार जब 15 अगस्त का दिन था, उसके पहले ही जब कैदियों की रिहाई हुई थी तो इन लोगों को भी छोड़ा गया था। लेकिन ये गंभीर मामले में बलात्कार के आरोपी हैं, बलात्कार और हत्या। और इसमें इन्हें जब छोड़ा गया तो ये तस्वीरें हैं पुरानी, जिसमें देखा जा रहा है कि इन लोगों का स्वागत हुआ, मिठाई खिलाई गई, इन्हें माला पहनाई गई। और अब सरकार के मंत्री जो हैं वो इनको एक तरह से डिफेंड करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कानून के तहत हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। Pralhaji, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having, being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done. And there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. आप इसको डिफेंड करेंगे? ऐसे इतना बड़ा कांड हो गया और ये लोग बाहर आ गए। देखिए, दो चीज होती है किसी भी केस पे, जो कन्विक्टेड जो होता है जितने सालों के लिए तय किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार के पास हर, जैसे कि 2 अक्टूबर होती है, जयंती होती है, 15 अगस्त होती है, उस दिन ऐसे कुछ जो अच्छा व्यवहार किया होता है उन लोगों को छोड़ा जाता है। तो दिस मैटर, मेरा ये मानना है कि इसको जानबूझकर, एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है इसलिए कुछ लोगों ने जानबूझकर इसको पूरे देश के भीतर एक अलग तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया। हम ये जरूर मानते हैं, भाजपा के लोगों ने भी इस पे आपत्ति, मैं वही बोल रहा हूँ, विशेष वर्ग के जानबूझ के, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अपराधी के साथ प्यारा भरा व्यवहार नहीं हो सकता, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी, वो कितने साल जेल में रहे, कि क्या उनके साथ व्यवहार हुआ है, उस पर भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और खुल के इस मामले में कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो सब लोग बोल रहे हैं। दिल्ली के मेहरौली इलाके में जंगलों से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। अपहरण और हत्या के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले गुसन सिंह के 3 बच्चों को अगवा किया गया था, जिनमें 13 साल के अमन और 8 साल के विपिन की बदमाशों ने हत्या कर दी थी और शवों को मिट्टी में दबा दिया था। पुलिस ने तीसरे बच्चे 6 साल के शिवा को सकुशल बरामद किया है। बदमाशों ने पीड़ित परिवार को फिरौती के लिए फोन किया था, जिसके आधार पर भिवाड़ी क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस वक्त मैं हूं मेहरौली के जंगल में और यहां पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल 15 अक्टूबर को राजस्थान के भिवाड़ी से 13 साल, 8 साल और 7 साल के 3 बच्चों को अगवा किया गया था। तीनों भाई थे। अगवा करने के बाद 15 अक्टूबर को ही इन बच्चों को, जो आरोपी हैं, वो दिल्ली लेकर आए थे और दिल्ली में लाकर यहीं पर तीनों बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने वापस भिवाड़ी पहुंचकर बच्चों के घर वालों को फिरौती के लिए फ़ोन किया और इसी बीच राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। आप देखें, सामने ये आरोपी है। राजस्थान पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर को ही बच्चों को दिल्ली के मेहरौली इलाके में जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस, राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची। 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव बरामद हुए, जिनमें एक 13 साल का बच्चा था और एक 8 साल का। दोनों बच्चों के शव मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। इसी बीच जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी, यानी 15 अक्टूबर को ही, 15 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने एक 7 साल के बच्चे को बरामद किया, जो इसी जंगल से निकलकर बाहर चला गया था और उसने अपने पिता का नाम और अपना नाम बताया, लेकिन वो पूरी घटना के बारे में नहीं बता पाया। दरअसल ये वही बच्चा था जो सबसे छोटा बच्चा था इन 3 भाइयों में, लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ
मार सके ना कोई, तो वो बच्चा बाहर निकल गया, मिट्टी में दबा हुआ था और आरोपियों ने समझा कि वो बच्चा मर गया है, लेकिन वो बच्चा बाहर निकल आया। तो इस तरह से पुलिस ने अब 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और क्या कुछ एविडेंस और हो सकते हैं उसकी यहाँ पर जांच की जा रही है। और आप देखें कि दिल्ली पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरे जंगल में देखा जा रहा है कि क्या कुछ और एविडेंस हो सकते हैं, इसको देखा जा रहा है। तो बहुत ही दर्दनाक घटना कि 3 भाई जो भिवाड़ी से किडनैप हुए उनको यहाँ जंगल में लाकर मारा गया और आरोपियों ने यह समझ लिया कि तीनों की मौत हो गई है, लेकिन उसमें सबसे छोटा भाई जंगल से निकलकर बाहर आ गया, जबकि 2 भाइयों के शव बरामद हुए। इस पूरी घटना को फिरौती के लिए अंजाम दिया गया है। आप देखें कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और राजस्थान पुलिस के अधिकारी तमाम लोग मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं और पूछते हैं, सर कैसे पूरी घटना हुई, थोड़ा बताएं सर। जो इस घटना से इसमें संलिप्त है, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि उन तीनों बच्चों का अपहरण करके वो दिल्ली में मेहरौली जगह पर ले गए और वहाँ उनके द्वारा उन बच्चों के साथ में जो है उनकी हत्या कर दी है। ये अनुसंधान का विषय है कि मारने के पीछे उनका मोटिव क्या था, क्या रैंसम रीजन था या अन्य कोई कारण था, ये अनुसंधान। क्या नाम है आरोपियों की? आरोपियों में एक का नाम महावीर है और एक का नाम मांझी है, जो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं जी, थैंक यू। तो आप देखें कि यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस है, साथ में दिल्ली पुलिस, मेहरौली थाने की पुलिस यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक बच्चा अपने आप इस जंगल से निकलकर बाहर पहुंचा और मेहरौली थाने की पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। फिलहाल वो बच्चा लाजपत नगर के चिल्ड्रन होम में है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके के निजी स्कूल बाल विद्या मंदिर का बेहद शर्मनाक रवैया सामने आया है। यहां पर 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की फीस नहीं जमा की गई थी। ऐसे में उसे न सिर्फ इम्तिहान देने से रोक दिया गया, बल्कि सारे दिन खड़ा रखा गया। 10-11 साल की ये बच्ची स्कूल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पीड़ित बच्ची की फीस जमा की है। कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। बेहद अफसोसनाक है ये रिपोर्ट और इत्तेफाक से ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ये हुआ कि गांव वालों ने फीस मिलकर जमा की है। और दूसरी खबर जब हम आपको दिखा रहे हैं वो भी बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। नोएडा में 8 महीने के एक मासूम बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया और इसमें बच्चे की मौत हो गई है। 8 महीने का ये बच्चा है। नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की ये घटना है, जहां पर जो आवारा कुत्ते हैं कॉलोनी के सोसाइटी के, वो उन्होंने बच्चे पर हमला किया था और इसमें बहुत ही बुरी तरह से ये 8 माह का बच्चा घायल हो गया। इसका इलाज करवाया गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सोसाइटी में मजदूरी का काम कर रहे थे बच्चे के माता पिता, अचानक 3 कुत्तों ने हमला किया। बच्चे को यथार्थ हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज के लिए। सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस और डॉग लवर्स, यानी जो लोग इन कुत्तों की देखभाल भी करते हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया है। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले हैं इस बच्चे के माता पिता। लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में कुछ कुत्ता प्रेमियों ने कुत्ते को पकड़े जाने का विरोध किया है। कुत्ते को लेकर कैसे दोनों पक्ष भिड़ गए, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। लोटस बुलेवार्ड के सोसाइटी में एक 8 महीने के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। अभी आप देखिए कि सोसाइटी में आप कुत्ता जो प्रेमी हैं और जो कुत्ते को हटाने की यहाँ मांग कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में बहस हो रही है, क्योंकि अभी कई सारी टीम आई हुई है यहाँ पर और उनका ये कुत्ता पकड़ने की उन्होंने कोशिश की। तो जो कुत्ता प्रेमी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर देखो बहस कर रहे हैं।
ये आप देखिए, ये आप देखिए, यहाँ पे पूरा एक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि जो कुत्ता प्रेमी लोग हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि यहाँ से क्यों कुत्ते को पकड़ा जा रहा है। नहीं, आप लोग यहाँ कुत्ता जब पकड़ा जा रहा है तो क्यों उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, जो कुत्ता डोसाइल है इनको क्यों पकड़ा जा रहा है? इनको क्यों पकड़ा जा रहा है? सर, दिस इज कानून। अब ये एक अगेंस्ट द लॉ। 8 महीने के दर्दनाक वाकया हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई कुत्ता काटने से, अब यहाँ से हटाया। सर, ये कुत्ते काटने से नहीं हुई है, ये एक एक्सीडेंट हुई है, कैसे हुई है इसका जांच नहीं है। ये कुत्ता काटने से नहीं, कुत्ता काटने से मौत नहीं हुई सर। कुत्ता काटने से नहीं हुई सर। नहीं सर, कोई एक्सीडेंट हुई है सर। मैं आपने भी साइड में थे, आप साइड में थे सर, आप सर आप साइड में थे, आप साइड में थे। नहीं तो आप भी साइड में नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? आप कैसे बोल रहे हो? नहीं, आप नहीं सर, एक जना बोल रहा है, एक जना बोल रहा है, आप बाकी 1000 जने बोल रहे हो, वो गलत है। आप सही हो गए, आप सही हो गए। कैसी बात करें, गलत चीज को डिफाइंड नहीं कीजिए सर। आप एनिमल आई अप्रिशिएट इट, गलत चीज को डिफाइंड नहीं कीजिए सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या ऊपर से कुछ सामान गिर गया? अच्छा मैम, क्या इतना डरा हुआ बच्चा कि नीचे नहीं उतरता? नहीं जाते बच्चे नीचे खेलने के लिए, हम नहीं भेज सकते बच्चों को नीचे खेलने जाने के लिए। We don't send our kids down alone. He has to go to his badminton class every day from 5 to 6. I have to escort him. I cannot send him alone. He's a 7-year-old child. Can't he go alone? बढ़िया, आप ये देखिए। This is high class, and still we have people like him in the society who wants a post-mortem report of that dead child to prove that it was a dog bite. ये खुद आपने सुना कि एक महिला कह रही है कि उनका 11 साल का बच्चा है और वो कुत्ते के डर की वजह से वो बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हो रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जो बहस है उसका ये विषय हो गया है कि आखिर वो चाहे आवारा कुत्ते हों या पालतू कुत्ते हों, उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए ताकि इस तरीके का जो हादसा है, एक मासूम ने अपनी जान खोई है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए सोसाइटी को जरूर सामने आना चाहिए। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें लोग सवार थे। 7 लोगों की मौत हुई है इसमें और पायलट भी मारे गए हैं। पायलट के समेत 7 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के गरुड़ चट्टी में खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के समय की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि बारिश हो रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर में सवार व्यक्तियों का ये विवरण है। उसमें जो लोग सवार थे, पूर्वा रामानुज, कृति ब्राड, उर्वी, सुजाता, प्रेम कुमार, काला और पायलट अनिल सिंह इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे। तो इन 7 लोगों की जान गई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में और खराब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है। 5 की बात में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।